नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म में और मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह। दोस्तों, भारत में करोड़ों छात्रों के भविष्य से जुड़ी परीक्षा व्यवस्था को लेकर लंबे समय से कई सवाल उठते रहे। पेपर लीक, पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी की कमी और परीक्षा संचालन की चुनौतियां, इन सब के बीच में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। अब ये कदम फिलहाल चर्चाओं में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की है। अब इस हाई पावर टास्क फोर्स की जिम्मेदारी है कि वो देश की मशहूर टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ और इन्फोसिस की को फाउंडर नंदन नीलेकर्णी के ऊपर उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनको ये जिम्मा सौंपा गया है कि वो परीक्षा तंत्र के में कई बड़े सुधार ला सकें। पीएम मोदी ने कहा कि भविष्य की परीक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कि भरोसेमंद भी हो, पारदर्शी भी हो और टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित भी हो, ताकि बढ़ते कदम के साथ ही कई तरह की व्यवस्थाओं में बदलाव भी देखा जा सके। इसी सोच के साथ नंदन नीलेकर्णी के नेतृत्व में ये टास्क फोर्स काम करेगी। अब सवाल ये है कि जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं वो है कौन? आखिर नंदन नीलेकर्णी कौन है? क्यों सरकार ने परीक्षा सुधार जैसे एक महत्वपूर्ण काम के लिए उन पर इतना भरोसा किया कि पूरा जिम्मा उन पर सौंप दिया गया? और कैसे एक इंजीनियर ने भारत की डिजिटल क्रांति को नई दिशा दी है? आज इसके बारे में पूरी जानकारी आप तक साझा करूंगी, तो इस वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आखिरकार नंदन नीलेकर्णी कौन है? नंदन मंगेश नीलेकर्णी का जन्म 2 जून 1955 को कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ था। बचपन से ही उनकी जो रुचि थी वो विज्ञान और तकनीक में काफी ज्यादा थी। उनको इंटरेस्ट इसमें काफी ज्यादा रहता था और नतीजा हम सब अब देख रहे हैं। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान IIT बॉम्बे से पूरी की। वहां से उनका पूरा सफर शुरू हुआ। साल 1978 की बात करते हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मुंबई की पाटनी कंप्यूटर सिस्टम से की थी और यहाँ से उनका काम करने का सिलसिला शुरू हुआ। यही उनकी पहली बार मुलाकात हुई नारायण मूर्ति सहित कई ऐसे लोगों से जिनके साथ मिलकर उन्होंने आगे कदम बढ़ाए। उनके साथ मिलकर आगे चलकर भारत की IT इंडस्ट्री का इतिहास बदल कर रख दिया। साल 1981 की बात करते हैं। वहाँ पर नंदन नीलेकर्णी और नारायण मूर्ति समेत कई ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने मिलकर एक बहुत बड़ा कदम उठाने की शुरुआत, इन्फोसिस की शुरुआत। उस समय ये एक छोटा सा स्टार्टअप था और आज आप तस्वीर देख सकते हैं इन्फोसिस का कितना बड़ा नाम है। लेकिन आने वाले कुछ सालों में यही छोटा सा स्टार्टअप भारत की सबसे बड़ी IT कंपनियों में शुमार हो जाता है और उसका नाम हर और गूंजता है। हर कोई जो इस फील्ड में आना चाहता है वो एक बार इन्फोसिस में काम करना जरूर चाहता है। अब बात करते हैं इन्फोसिस से दुनिया तक का सफर आखिरकार नंदन नीलेकर्णी ने कैसे तय किया। इन्फोसिस में कई महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई, कई महत्वपूर्ण जिम्मे उनके ऊपर थी जिनको उन्होंने बखूबी निभाया। साल 2000 वो इन्फोसिस की CEO बने और साल 2007 तक इस पद पर वो बने रही। अपनी जिम्मेदारी उन्होंने पूरी की। उनके नेतृत्व में कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान को मजबूत किया और कंपनी को भी पहचान दी। साल 2009 जब उन्होंने इन्फोसिस को छोड़ा, भारत सरकार के साथ एक नई और बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। हम बात करते हैं साल 2017 की। वो दोबारा इन्फोसिस से जुड़े और वर्तमान में कंपनी की वो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। लेकिन नंदन नीलेकर्णी जिनका सफर अभी तक हम जान रहे थे, उनकी पहचान केवल और केवल एक बिजनेसमैन तक सीमित नहीं है। उनकी पहचान इससे कहीं ज्यादा ऊपर है। भारत की डिजिटल पहचान और डिजिटल पेमेंट सिस्टम में भी उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, तो आपके पास जो आधार कार्ड है वो भी इनकी वजह से है। इनकी वजह से आपके पास आधार कार्ड, जिसको आप अपनी पहचान के तौर पर देखते हैं, भारत की डिजिटल पहचान की भी शुरुआत उन्होंने की। दरअसल साल 2009 में नंदन नीलेकर्णी को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI का पहला चेयरमैन बनाया गया। यानी कि पहली दफा जिम्मेदारी उन पर सौंपी गई, उनके कंधों पर यह जिम्मा डाला गया। उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक थी भारत में एक ऐसी डिजिटल पहचान व्यवस्था बनाना जिससे हर नागरिक को एक पहचान मिल सके, एक यूनिक पहचान हर नागरिक की हो। अब सोचिए, इतने करोड़ों की आबादी में हर नागरिक का एक यूनिक पहचान होना कितना मुश्किल उनके लिए रहा होगा। लेकिन इसी सोच से आधारित परियोजना को आगे बढ़ाया गया
और आज आधार दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पहचान कार्यक्रमों में से एक है। इसके जरिए करोड़ों भारतीय सरकारी योजनाओं में जा पाते हैं, बैंकिंग और डिजिटल की सेवाओं से जुड़ पाते हैं। तो ये था इनका पूरा डिजिटल सफर, कैसे उन्होंने ये पूरा सफर तय किया। हालांकि आधार को लेकर समय पर निजता और सुरक्षा को लेकर सवाल जरूर उठे हैं, लेकिन अगर हर नागरिक को एक यूनिक पहचान मिली है तो वो नंदन निलकर्णी की वजह से है। हालांकि डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में इसे एक बहुत बड़ा बदलाव भी माना जाता है और वजह यही है कि उनका ये पूरा सफर हमेशा से देखा गया। अब यूपीआई और डिजिटल पेमेंट क्रांति में भी उन्होंने एक बहुत अहम भूमिका निभाई है। यानी कि जो हम आजकल छुटपुट तरीके से पेमेंट कर देते हैं, भारत में कुछ सेकंड में मोबाइल से पेमेंट करना आम तो हो गया है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी भी उनके पास थी। दुकानों पर क्यूआर कोड करके भुगतान करना, छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े कारोबारियों तक डिजिटल लेन देन का सिलसिला जो बन चुका है वो भी उनकी ही देन है। जो हम सेकंड्स में पेमेंट करते हैं, इस डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को लेकर तैयार करने में नंदन निलकर्णी की भी अहम भूमिका थी। उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनकी बदौलत आज हम सेकंड्स के अंदर कहीं पर भी बैठकर पेमेंट कर सकते हैं। चाहे छोटा सब्जी विक्रेता क्यों ना हो, वो भी आजकल यूपीआई का इस्तेमाल ही करता है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई प्रयासों में वो शामिल रहे। भारत के डिजिटल बदलाव के प्रमुख चेहरों में भी नंदन निलकर्णी का नाम हमेशा से जुड़ता हुआ है। अब सवाल ये है कि ये सारी जिम्मेदारियां उनके पास थी, लेकिन अब उनको परीक्षा सुधार की जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई, क्यों उनके ऊपर इतना भरोसा जताया गया? तो जानिए। भारत में जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती वो लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों छात्रों के करियर का फैसला करती हैं। ऐसे में परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी, सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी और भरोसा यानी कि ट्रस्ट, ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। सरकार द्वारा बनाई गई ये टास्क फोर्स परीक्षा प्रणाली में टेक्नोलॉजी के बेहतर इस्तेमाल, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और सुधार के नए तरीके सुझाने पर हमेशा काम है और यही वजह है कि उनको ये पूरा जिम्मा सौंपा गया है। नंदन निलकर्णी का पूरा करियर बड़े स्तर के टेक्नोलॉजी सिस्टम बनाने से जुड़ा रहा और वजह यही है वो क्योंकि इनको ये जिम्मा सौंपा गया, चाहे वो करोड़ों लोगों की डिजिटल पहचान का मुद्दा हो या फिर डिजिटल पेमेंट का मुद्दा हो, डिजिटल सेवाओं के विस्तार का मुद्दा हो। उन्होंने बड़े पैमाने पर डिजिटल सिस्टम को डिजाइन करने का अनुभव हासिल किया है और यही वजह है कि उन तक ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। और परीक्षा सुधार जैसे कई बड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में उनको विशेषज्ञता की हासिल है। तो ऐसे में जो उनकी पूरी विशेषज्ञता अभी तक रही थी वो इस क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब उनका करियर, उनका पूरा सफर यही तक नहीं रहा, उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा था। साल 2014 जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी और बेंगलुरु साउथ लोकसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था। उस समय वो देश के सबसे अमीर चुनाव उम्मीदवारों में से थे। लेकिन लोकसभा की बात करें तो लोकसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी के उम्मीदवार से हार का सामना करना पड़ा था। उस समय बीजेपी के उम्मीदवार उनके सामने थे अनंत कुमार, उनसे उनको हार का सामना करना पड़ा। और इसके बाद की अगर बात करें तो वो राजनीति से ज़्यादा सक्रिय नहीं रहे, राजनीति से उन्होंने दूरी बनाई। मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी, डिजिटल सिस्टम और सामाजिक क्षेत्र में कामों पर उन्होंने ध्यान हमेशा से केंद्रित रखा और उसी को आगे उन्होंने परस्यू किया। वो बात अलग है कि नंदन जी का नाम कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, इसको एक बहुत बड़े मास्टर स्ट्रोक के तौर पर भी कुछ लोग देख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा वो सामाजिक योगदान में भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते थे। बिजनेस, टेक्नोलॉजी और राजनीति के परे बात करें तो शिक्षा और सामाजिक कार्यों में भी उनका योगदान काफ़ी ज़्यादा रहा और उन्होंने कई संस्थाओं जैसे कि अपने संस्थान की अगर बात करें तो IIT बॉम्बे को एक बहुत बड़ा दान भी दिया, जिसकी बदौलत जिसके इस्तेमाल रिसर्च और शिक्षा के विकास के लिए भी किया जाता है। वो तकनीक को समाज के बड़े वर्ग तक पहुंचाने के हमेशा से समर्थक रहे हैं। यानी कि बड़े वर्ग का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि सिर्फ अमीरों तक, बड़े वर्ग का मतलब ये है कि बहुत मास लोगों तक हर एक चीज़ को पहुँचाना। अब देखना ये होगा कि उनके नेतृत्व वाली परीक्षा सुधार टास्क फोर्स भारत की परीक्षा व्यवस्था में कितना बड़ा बदलाव ला पाती है। एक तरफ छात्रों की उम्मीदें हैं, दूसरी तरफ सरकार की जो उम्मीदें उनसे है वो दोनों हैं। यानी कि दोनों ही और से उम्मीदें लगाई जा रही हैं। जिस तरह से उन्होंने आधार का हमें माध्यम दिया, पेमेंट का माध्यम दिया UPI के जरिए, ऐसे में वो क्या बदलाव ला पाएंगे, इसमें बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि वो चूंकि कांग्रेस पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा था तो इसको एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस काफी ज्यादा प्रतिक्रिया दे रही थी। तो वजह यही है कि इसको एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।